Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss only three issues. The first issue is related to India's efforts to address climate change. Second issue is related to India-Canada relations, and third issue is related to UAPA Act in India. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about UAPA Act. UAPA means Unlawful Activities Prevention Act 1967. What is Unlawful Activities Prevention Act 1967? UAPA is an act which aims effective prevention of unlawful activities in India. इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए यूएपीए एक्ट एक इम्पोर्टेंट एक्ट है. अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूड्स एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन व्हिच डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर किसी भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन के द्वारा की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिया की सॉवरेनिटी को डिसरप्ट करती है, उन सभी एक्टिविटीज को अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है. UAPA was introduced in 1967 as a legislation to set out reasonable restrictions on the fundamental freedom under Article 19(1) of the Constitution, such as freedom of speech, right to assemble peacefully, and the right to form associations. UAPA एक्ट 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट आर्टिकल 19(1) के अंडर जो फंडामेंटल फ्रीडम्स गिवन है उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पुट किए जा सके. आर्टिकल 19(1) के अंदर कुछ फंडामेंटल फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, इन सभी फ्रीडम्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने के पर्पज से यूएपीए इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. Over the years, some terror-specific legislations like the Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act (TADA) and Prevention of Terrorism Act (POTA) were repealed, and the UAPA became the primary anti-terror legislation in India. इंडिया के अंदर टेरर स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस को रिपील्ड कर दिया गया, सच एज टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा. इन एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया. ये जो एक्ट थे ये टेरर स्पेसिफिक एक्ट थे. अब टेरर स्पेसिफिक इश्यूज को यूएपीए के अंडर डील किया जाता है. UAPA was amended in 2004 and terrorist activities were brought within its fold, under which 34 organizations were banned, including the Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. 2004 में UAPA एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं एंड टेरर एक्टिविटीज को UAPA के अंदर इंक्लूड किया जाता है. इसके बाद इंडिया के अंदर अबाउट 34 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जाता है, जिसके अंडर लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद को भी बैन किया गया. What are various provisions in UAPA? UAPA के अंदर various provisions क्या क्या है? Under this act, the central government may designate an organization as a terrorist organization if it involved in terrorism, commits or participate in act of terrorism, prepare for terrorism, promotes terrorism. इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म में इन्वॉल्व है, या फिर किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, या फिर टेररिज्म को प्रिपेयर करता है, या फिर टेररिज्म को प्रमोट करता है. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है. बट 2019 अमेंडमेंट गिव द होम मिनिस्ट्री द पावर टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिज्म. 2019 में यूएपीए के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं. इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग होम मिनिस्ट्री को पावर गिवन कर दी जाती है कि वो किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है. The UAPA applies to anyone who commits a UPA crime in India or outside India. Indian citizens, irrespective of where the crime is committed, people in government service, and people on ships and aircraft registered in India, both Indian and foreign nationals can be charged. UAPA किन किन पर्सन्स के अगेंस्ट अप्लाई किया जा सकता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो UAPA क्राइम कमिट करता है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कोई भी सिटीजन जो पूरा वर्ल्ड में कोई क्राइम कमिट करता है इंडियन सिटीजन, उसके अगेंस्ट यूएपीए अप्लाई किया जा सकता है. गवर्नमेंट सर्विस में कोई भी पीपल अगर क्राइम करता है, कोई भी पर्सन जो इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट में कोई क्राइम कमिट करता है, इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स दोनों के अगेंस्ट यूएपीए अप्लाई किया जा सकता है. इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया. कोई भी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया फॉरेन लैंड में अगर
क्राइम कमिट करता है उसके अगेंस्ट भी यूएपीए अप्लाई किया जा सकता है। चार्जशीट इन a maximum 180 days. Under the UAPA, the investigating agency can file a charge sheet in a maximum 180 days after the arrest, and the duration can be extended further after informing the court. अरेस्ट के अबाउट 6 मंथ के अंडर, इट मीन्स अबाउट 180 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को चार्ज शीट यहाँ पर फाइल करना होता है। The 2004 amendment in UAPA added Terrorist Act to the list of offenses to ban organization for terrorist activities, under which 34 outfits were banned. 2004 में यूएपीए के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए, स्पेशली ये जो अमेंडमेंट किए गए थे टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ इंक्लूड कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए ये अमेंडमेंट किए गए थे। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऑफेंसेस की लिस्ट जो यूएपीए के अंडर है उसमें टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद अबाउट 34 आउटफिट्स को इंडिया में बैन किया जाता है। Till 2004, unlawful activities which includes only actions related to secession and cession of the territory। 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर कुछ स्पेसिफिक एक्शंस सच एज सेसेशन एंड सीजन ऑफ टेरिटरी से रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूड थी। वाई यूएपीए इज अ ड्रैकोनियन लॉ। यूएपीए को ड्रैकोनियन लॉ के तौर पर क्यों डेजिग्नेट किया जाता है? नंबर 1, द एक्ट असाइन एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूएपीए एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर असाइन करता है। इफ द सेंट्रल डीम्स एन एक्टिविटी एंड अनलॉफुल देन इट मे इंपोज यूएपीए बाय वे ऑफ द ऑफिशियल गजट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी अनलॉफुल है देन वो उसके ऊपर यूएपीए इंपोज कर सकती है। नंबर 2, इट हैज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी एज हाईएस्ट पनिशमेंट। यूएपीए के अंडर हाईएस्ट पनिशमेंट के तौर पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी इंक्लूड होती है। नंबर 3, डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज अ टेररिस्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट 2019 डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। यूएपीए एक्ट के अंडर कुछ सर्टेन ग्राउंड के बेस पर किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। नंबर 4, सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। The Act empowered the DG of NIA, Director General of a National Investigation Agency, to grant approval of seizure or attachment of property when the case is investigated by the said agency. NIA अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रही है देन उस पर्सन की प्रॉपर्टी को सीज करने का राइट यहाँ पर डीजी को मिल जाता है। व्हाट आर इंडियाज एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया के क्या क्या एफर्ट्स रहे हैं? इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द स्टेटस ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, क्लाइमेट फाइनेंस एंड जस्टिस। लास्ट 1 डिकेड में इंडिया ने वेरियस क्लाइमेट एक्शंस टेकिंग किए हैं जिनका इंडिया के ऑल सेक्टर्स पर इफेक्ट पड़ने वाला है। इसकी वजह से इंडिया सस्टेनेबल इकोनॉमिक पाथ को शेपिंग गिवन कर सकता है। साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड एंड क्लाइमेट जस्टिस से रिलेटेड वेरियस इशूज को इंडिया डील कर सकता है। सेवरल इनिशिएटिव्स टेकिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट। क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेवरल इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। वो क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? नंबर 1, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। Launched in 2008, the NAPCC identified 8 national missions to promote understanding the climate change, adaptation and mitigation, energy efficiency and natural resource conservation। NAPCC इंडिया में 2008 में लॉन्च किया गया। इसके अंडर इंडिया में क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए 8 नेशनल मिशंस को आइडेंटिफाई किया गया। नंबर 2, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC। अंडर द NAPCC, स्टेट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप देयर ओन एक्शन प्लान। SAPCC के अंडर स्टेट एंड यूटीज के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि वो अपने एक्शन प्लान्स क्लाइमेट से रिलेटेड प्रिपेयर करें। As of 2022, 33 states and union territories have prepared their SAPCC. However, the implementation and monitoring of these plans remain a challenge. 2022 तक इंडिया का और 33 स्टेट एंड यूटीज ने अपने SAPCC प्रिपेयर किए। नंबर 3, क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क। The government has supported various research initiatives and knowledge network to enhance understanding of climate change impact and response। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स को
अंडरस्टैंड करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस रिसर्च इनिशिएटिव एंड नॉलेज नेटवर्क को सपोर्ट किया। दीज इंक्लूड द नेशनल नेटवर्क प्रोग्राम्स ऑन क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग, एरोसॉल्स एंड कोस्टल वल्नरेबिलिटी। Number 4, International Solar Alliance. It promotes the widespread adoption of solar energy, enhancing global cooperation in renewable energy. इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टिसिपेट किया और ये जो अलायंस था मेनली सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। इसके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को इन्हांस किया गया। नंबर 5, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070 तक नेट जीरो एमिशन के गोल को अचीव करने के लिए इंडिया एफर्ट्स टेकिंग कर रहा है। इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 मार्क अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड एब्सोल्यूट एमिशन रिडक्शन। नंबर 6, एनहांस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी, सेटिंग एम्बिशियस टारगेट फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस इंटेंसिटी एंड इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है और इंडिया अपना जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करता है उसको कंपेंसेट करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। नंबर 7, सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, रैपिड एक्सपेंशन इन सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया इंटरनेशनल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ किया है। सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन में इंडिया ने रैपिड एक्सपेंड इस सेक्टर को काफ़ी एक्सपेंड किया है, जो कि इंडिया के इंटरनेशनल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट को फुलफिल करता है। नंबर 8, इंडियन एमिशंस कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, एस्टेब्लिशिंग अ कार्बन ट्रेडिंग स्कीम टू इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शन एंड सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया ने कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया है सो दैट एमिशन रिडक्शन को इंसेंटिवाइज किया जा सके एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। नंबर 9, क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) focuses on building resilient infrastructure to withstand climate-induced disaster. Climate-induced disaster से withstand करने के लिए resilient infrastructure build करने पर फोकस किया जाता है। नंबर 10, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग इंडिया ने ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट साइन किया, इंटीग्रेटिंग ग्रीन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स इनटू ग्लोबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, सो कास्टिंग इंडिया लीडरशिप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में अपनी लीडरशिप शो कर रहा है एंड ग्रीन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट किया है। How India can enhance its global negotiations with respect to climate change? क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में इंडिया ग्लोबल नेगोशिएशंस को किस तरह से इन्हांस कर सकता है। नंबर 1, होस्टिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, इंडिया को इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को होस्ट करना होगा। इंडिया शुड एम टू होस्ट अ मेजर इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट लाइक द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 2028 में इंडिया कॉप का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसको लीड करने वाला है। दिस वुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू शोकास इट्स क्लाइमेट लीडरशिप एंड सेट एम्बिशियस ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा। कॉप 28 की जो 2028 में कॉप का जो समिट होगा इंडिया इसका लीडरशिप करेगा। ये इंडिया को अपने जो भी एफर्ट्स हैं क्लाइमेट प्रोटेक्शन से रिलेटेड उन्हें शोकास करने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। नंबर 2, एडवोकेसी एंड कॉन्सेंसस बिल्डिंग, इंडिया शुड स्टार्ट टू बिल्ड कॉन्सेंसस ऑन क्रिटिकल क्लाइमेट इशूज। क्रिटिकल क्लाइमेट इशूज पर कॉन्सेंसस बिल्ड करने के लिए इंडिया को एफर्ट्स टेकिंग करने होंगे। प्रोएक्टिवली एंगेजिंग इन डायलॉग, फॉर्मिंग अलायंस एंड एड्रेसिंग कंसर्न ऑफ अदर नेशंस विल हेल्प इंडिया लीड नेगोशिएशंस एंड ड्राइव मीनिंगफुल आउटकम्स। इंडिया को सभी डायलॉग्स में प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज करना होगा, अलायंस फॉर्म करना होगा एंड अदर नेशंस के जो भी कंसर्न है क्लाइमेट से रिलेटेड उनको एड्रेस करना होगा। नंबर 3, प्रोमोटिंग इक्विटी एंड क्लाइमेट फाइनेंस, इक्विटी एंड क्लाइमेट फाइनेंस को प्रमोट करने में इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। इंडिया शुड एम्फसाइज इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस इन इंटरनेशनल फोरम्स। इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस में इक्विटी को एम्फसाइज करना होगा। एडवोकेटिंग फॉर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुशिंग फॉर एनहांस्ड क्लाइमेट फाइनेंस will strengthen India's position as a leader of global South. Issue of fossil CO2 emissions. CO2 emissions से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं। ग्लोबल फॉसिल CO2 emissions इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर,
In 2024, global CO2 emissions were increased by 0.8% compared with 2023. In 2023, it was raised by 1.2% compared with 2022. ईयर बाय ईयर फॉजिल CO2 एमिशंस इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबली। 2024 में जो CO2 एमिशंस इंक्रीज हुआ है वो 2023 के कंपेयर में 0.8% इंक्रीज रहा है। 2023 में 1.2% इंक्रीज हुआ है 2022 के कंपेयर में। इन 2023 द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस वर फ्रॉम चाइना 31%, यूएस 13%, इंडिया 8% एंड यूरोपियन यूनियन 27%। 2023 में किन किन कंट्रीज का फॉजिल CO2 एमिशंस में कितना रोल रहा है, हम देख सकते हैं कि चाइना टॉप नंबर पर है। ओवरऑल इट मीन्स ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस में 38% चाइना का रोल रहा है, यूएस का 13%, इंडिया 8% एंड यूरोपियन यूनियन 27%। These four regions accounted for 59% of global fossil CO2 emissions, while the rest of the world contribute 41%. चाइना, यूएस, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, ये चार ऐसे रीजन्स हैं जो ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस में 59% का शेयर रखते हैं। बाकी जो वर्ल्ड है वो ओनली 51% ग्लोबल CO2 एमिशंस में अपना कंट्रीब्यूट गिवन कर रहा है। The 2024 global carbon budget projected fossil carbon dioxide emission of 37.4 billion ton, up 0.8% from 2023. 2024 में ग्लोबल कार्बन बजट इट मीन्स फॉजिल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो रहा है वो 37.4 बिलियन टन के इक्वल रहा है। द वैल्यू फॉर 2024 आर प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स, यहाँ पर चार्ट गिवन किया गया है। पूरा वर्ल्ड के अंदर 2024 में अबाउट 37.4 बिलियन टन फॉजिल CO2 एमिट किया गया है, जिसमें चाइना का जो रोल रहा है वो 12 बिलियन टन का रहा है एंड यूएस का 4.9 बिलियन टन का रहा है, इंडिया का 3.2 बिलियन टन का रहा है। हम देख सकते हैं कि 2021 के कंपेयर में 2024 में इंडिया चाइना का जो यूएस का जो शेयर है ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस में वो थोड़ा डाउन हुआ है, चाइना का इंक्रीज हुआ है, इंडिया का इंक्रीज हुआ है। ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस, पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस का स्टेटस क्या है? द ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस इन 2023 1.3 टन ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर। पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस की अगर बात की जाए तो ये 1.3 टन रहा है। पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस कंट्री वाइज पर कैपिटा CO2 एमिशंस का स्टेटस क्या है? 3.9 इन यूएस में पर कैपिटा CO2 फॉजिल एमिशंस जो रहा है वो 3.9 रहा है, एडमिन ये चाइना से ज़्यादा है। एब्सोल्यूट CO2 एमिशन की अगर बात की जाए चाइना नंबर 1 पर है, बट अगर पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस की बात की जाए यहाँ पर यूएसए टॉप पर है। 1.5 फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड 0.6 फॉर द इंडिया। इंडिया का पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस जो है वो 0.6 टन है। व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था ये मेनली क्या है? A legally binding global agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change। पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट था जो कि UNFCCC के अंडर कंडक्ट हुआ था, अडोप्टेड इन 2015 ड्यूरिंग UNFCCC COP29। COP29 के ड्यूरिंग 2015 में पेरिस एग्रीमेंट एडॉप्ट किया गया था। इट एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स विद एन एम्बिशन टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। पेरिस एग्रीमेंट का जो मेन एम था वो ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह से फाइट किया जाए, क्लाइमेट चेंज से किस तरह से कॉम्बैट किया जाए एंड ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो रखने का यहाँ पर टारगेट रखा गया। रिप्लेस क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल विच वाज एन अर्लियर एग्रीमेंट टू डील विद क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था इसने क्योटो प्रोटोकॉल जो कि अर्लियर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक एग्रीमेंट था उसको रिप्लेस करता है।
sets out a framework for countries. The Paris Agreement 2015 set out a framework for countries to work together to reduce greenhouse gas emissions, adapt to the impact of climate change, and provide support to developing countries in their efforts to address climate change. पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ था ये सभी कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, साथ ही क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स के साथ अडेप्ट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करता है एंड डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए कुछ एफर्ट्स टेकिंग करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किए गए। NDCs. As per Paris Agreement, each country is required to submit and update their NDCs in every 5 years, outlining their plans for reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change. पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो अपना NDC अपडेट करें एंड सबमिट करें एवरी 5 ईयर्स में। NDC के अंदर सभी कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए प्लान एंड क्लाइमेट चेंज को एडप्ट करने के लिए जो भी प्लान्स हैं उसको उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क इन्हें अपडेट करना होगा। NDCs are please made by all countries to reduce their greenhouse gas emissions and to adapt to the impact of climate change. NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये सभी कंट्रीज के द्वारा मेड किया गया एक प्लीज है जिसमें वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए अपना अपना प्लीज गिवन करेंगे एंड साथ ही क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है उसके लिए कंट्री के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स टेकिंग किए जाने वाले हैं उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क NDC के थ्रू सभी कंट्रीज को प्रोवाइड कराना होगा। What is Environmental Health Regulatory Agency? EHRA. EHRA is an agency interlinked issues of climate, environment, health and economy in a holistic way. EHRA एक एजेंसी है जो कि क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी से रिलेटेड इशूज को होलिस्टिक वे में इंटरलिंक करेगी। करंटली देयर इज नो एनी एजेंसी इन दिस टाइप ऑफ दिस टाइप इन इंडिया। करंट में इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी नहीं है। इंडिया नीड्स एन एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। व्हाई इट इज अ टाइम फॉर इंडिया टू एस्टेब्लिश एन EHRA। इंडिया को भी EHRA जैसी एजेंसी क्यों इस्टेब्लिश करनी चाहिए? नंबर 1, सस्टेनेबल बैलेंस। इंडिया कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, सो सस्टेनेबल बैलेंस बिटवीन क्लाइमेट, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी इज नेसेसरी। इंडिया प्रेजेंट में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है एंड क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी के बिटवीन सस्टेनेबल बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एनवायरमेंटल गवर्नेंस। EHRA could lead to more comprehensive and cohesive environment governance that focus simultaneously on pollution control and health risk mitigation. Number 3, develop policy instrument. An EHRA can develop policy instrument that will help India to integrate environmental health objectives with economic policies, which would promote sustainable development that benefit the environment, public health, and the economy at the same time. Number 4, could be critical in educating citizens on environmental health risk. EHRA environmental health risks से related citizens को educate करने में एक important role play कर सकता है। An EHRA could be critical in educating citizens on environmental health risk and empowering communities to advocate cleaner air, water, and healthier living conditions. Number 5, would be instrumental to align national policies with global standard. नेशनल पॉलिसीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने के लिए EHRA एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर सकता है। इट वुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कलेक्टिव एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट एंड हेल्थ चैलेंजेस इंक्लूडिंग एड्रेसिंग ट्रांसबाउंडरी इशूज। Number 6, an EHRA could work closely with state and municipal governments to ensure the development and enforcement of policies that are crucial for environmental solutions for the unique needs of each area. इंडिया के अंदर अगर EHRA होगा देन ये स्टेट्स एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के साथ क्लोजली तरीके से वर्क कर सकता है और इस तरह के कोलैबोरेशन से डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज को बेटर तरीके से इन्फोर्समेंट किया जा सकता है। Number 6, EHRA could also help India to formulate a unified response to all type of pollution, advocate community accountability mechanism, collaborate with international bodies to negotiate for and adopt best practices that simultaneously address health and environment. In this session, we will discuss India-Canada relations, historical context and current developments. Why news? Indian and Canadian national security advisors and security teams held talks on enhancing bilateral cooperation in Delhi.
इंडियन एंड कनाडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एंड सिक्योरिटी टीम्स के बिटवीन दिल्ली में बायलैटरल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ टॉक हुए हैं। इंडिया एंड कनाडा हैव लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशंस बेस्ड ऑन शेयर्ड डेमोक्रेटिक प्लूरिस्टिक एंड इंटरपर्सनल वैल्यूज। इंडिया एंड कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं एंड इन रिलेशंस का जो बेस है वो शेयर्ड डेमोक्रेटिक प्लूरिस्टिक एंड इंटरपर्सनल वैल्यूज रहे हैं। India-Canada relations are strengthened by an expanding network of bilateral agreement, official dialogue and memorandum of understanding. इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस को स्ट्रेंथ करने में बायलैटरल एग्रीमेंट, ऑफिशियल डायलॉग एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल रहा है। Recent India-Canada relations have become sour due to allegations by the Canadian Prime Minister accusing involvement of India in the murder of Khalistani separatist Hardeep Singh Nijjar. रिसेंट में इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस इसलिए शोर हुए हैं बिकॉज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इंडिया का रोल रहा है। इन एलिगेशंस की वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में स्ट्रेन हुआ है। एज ए रिजल्ट बायलैटरल टेंशंस हैव अराइजन पुटिंग देयर ट्रेडिशनली कोऑपरेटिव रिलेशनशिप अंडर स्ट्रेन। बैकग्राउंड ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस। During the freedom struggle, many Indian migrants settled in India. Swadesh Sevak Home in Vancouver was instrumental in mobilizing the Indian against British rule. फ्रीडम स्ट्रगल करके ड्यूरिंग इंडिया और कनाडा का रिलेशंस कैसे रहे हैं? इंडिया मैनी इंडियन माइग्रेंट्स कनाडा में सेटल हुए एंड स्वदेश सेवक होम ये इंडियंस को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट मोबिलाइज करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। In 1947, India and Canada established diplomatic relations after the independence. Both share similarity in federal structures, as many of the constitution features, such as federation with a strong center and vesting of residuary power in the center, were inspired by the Canadian Constitution. 1947 में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे रहे हैं? इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस 1947 से ही इस्टेब्लिश होते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद दोनों कंट्री सिमिलरिटी फेडरल स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी शेयर करते हैं बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से टेकिंग किए गए हैं, सच एज स्ट्रॉन्ग सेंटर विद वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन अ सेंटर वर इंस्पायर्ड बाय द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In the early years of their relationship, focused areas were development, assistance and education. इंडिया और कनाडा के बिटवीन जो रिलेशंस हैं अर्ली ईयर्स में ये रिलेशनशिप डेवलपमेंटल असिस्टेंस एंड एजुकेशन तक लिमिट थे। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड के ड्यूरिंग इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे रहे? इंडिया वॉज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ कैनेडियन फॉरेन एड। कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग इंडिया को कैनेडियन फॉरेन एड सबसे ज्यादा रिसीव हुआ। In 1980s, however, India-Canada relations were at a crossroads when six terrorists blew up Air India Flight 182 in 1985. It became law again when India conducted a nuclear test. 1985 में एक सिख टेररिस्ट के द्वारा एयर इंडिया फ्लाइट 182 को ब्लो अप किया जाता है एंड इसके बाद इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है। इन दोनों का ही कनाडा ने क्रिटिसाइज किया एंड दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो काफी क्रॉस रोड्स फेस कर रहे थे। इन द 1990s, with the economic liberalization of India, the relationship began to expand into new areas such as trade and investment. 1990s में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुए। इन लिबरलाइजेशन के साथ इंडिया और कनाडा के बिटवीन रिलेशनशिप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में काफी एक्सपेंड हुआ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, a significant moment in this relationship occurred in 2015 when the Indian Prime Minister visited Canada, elevating bilateral ties to a strategic partnership. 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा विजिट किया, ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था और बायलैटरल टाइज जो थे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट होते हैं। In recent years, both countries have been cooperating with each other in various dimensions. प्रेजेंट में दोनों कंट्रीज के बिटवीन वेरियस डायमेंशंस में कोऑपरेट किया जा रहा है। इंडिया कनाडा पॉलिटिकल रिलेशंस, strategic partnership on the ministerial level. India and Canada have a strategic partnership that is supported by ministerial dialogue on foreign policy, trade and investment, finance and energy. इंडिया और
कनाडा के बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो मिनिस्टर लेवल पर इंडिया और कनाडा दोनों ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं, जो कि मिनिस्टर डायलॉग के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। इन मिनिस्टर डायलॉग में फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड एनर्जी से रिलेटेड वेरियस डिस्कशंस किए जाते हैं। Several agreements have been signed between India and Canada, including the Air Services Agreement, Extradition Treaty, Nuclear Cooperation Agreement, and Social Security Agreements, etc. इंडिया और कनाडा के बिटवीन सेवरल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, सच एज एयर सर्विसेज एग्रीमेंट, एक्सट्राडिशन ट्रीटी, न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये सभी एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बिटवीन साइन किए जाते हैं। कॉमर्शियल रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा इज अबाउट $12 बिलियन। द ट्रेड बैलेंस फेवर्स इंडिया, ट्रेड बैलेंस जो है वो इंडिया के फेवर में है। इंडिया वॉज कनाडा 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022 में इंडिया कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। इंडियन एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड मशीनरी। इंडिया कनाडा के लिए फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। एंड पल्सेस, टिम्बर्स, पल्प एंड पेपर एंड माइनिंग प्रोडक्ट इंडिया इंपोर्ट करता है। एफडीआई, कनाडा इज 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। कनाडा इंडिया में 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर रहा है। एग्रीमेंट, negotiations for a comprehensive economic partnership agreement which will cover trade in goods, services, investment, trade facilitation and other areas. इंडिया और कनाडा के बिटवीन कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA से रिलेटेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड अदर एरियाज में ट्रेड को कवर करेगा। टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडो कैनेडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन हैज बीन टू प्रोमोट इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया और कनाडा के बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। IC Impact is a Canada India Research Center of Excellence dedicated to the development of research collaboration between Canada and India. IC Impact कनाडा और इंडिया का रिसर्च सेंटर है। स्पेस, इसरो एंड CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन as well as to implementation arrangements addressing satellite tracking and space astronomy. ISRO's commercial arm Antrix has launched 9 nano satellites in collaboration with Canada. Nuclear energy, India signed nuclear cooperation agreement with Canada in June 2010, which resulted in the formation of a joint committee on civil nuclear cooperation. 2010 में इंडिया और कनाडा के बिटवीन न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट NCA साइन किया जाता है। In 2015, India's Atomic Energy Regulatory Board signed an agreement with the Canadian Nuclear Safety Commission to exchange experience in nuclear safety and regulatory issues. Nuclear safety and regulatory issues से रिलेटेड एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए इंडिया का एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB एंड कनाडा के कैनेडियन न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन के बिटवीन कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। कल्चरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। Diaspora, there are over 1.3 million Canadian of Indian origin, accounting for more than 4% of the India's total population, nation's population. Recognizing this, the Canadian government in 2019 designated April as a Sikh Heritage Month. कनाडा के अंदर इंडियन ओरिजिन अबाउट 1.3 मिलियन कैंडिडेट हैं, जो कि कनाडा के ओवरऑल पॉपुलेशन का 4% शेयर है। यही वजह है कि कनाडियन गवर्नमेंट ने 2019 में अप्रैल मंथ को सिख हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया था। दिस इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। बोथ हैव अ नंबर ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इंडिया एंड कनाडा दोनों ही एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम रखते हैं। Canadian Parliament has more than 15 Indian origin MPs heading ministry portfolios in current cabinet. New Democratic Party, which is one of the largest party in Canada, is headed by an Indian origin person. कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर अबाउट 15 MPs हैं जो इंडियन ओरिजिन हैं एंड करंट कैबिनेट के अंदर मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो को भी बहुत सारे इंडियन ओरिजिन MPs लीड कर रहे हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि कनाडा की एक पॉलिटिकल पार्टी है, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इसको इंडियन ओरिजिन पर्सन के द्वारा हेड किया जा रहा है। एजुकेशन, इंडिया इज ऑल्सो बीन द टॉप सोर्स कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा सिंस 2018 से इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट
के रिस्पेक्ट में कनाडा के लिए टॉप पर रहा है। द शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड इन 1968 टू प्रमोट एकेडमिक रिलेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इंडिया और कनाडा के बिटवीन एकेडमिक रिलेशंस को प्रोमोट करने के लिए, स्पेशली एजुकेशन फील्ड में रिलेशंस को प्रोमोट करने के लिए शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट 1968 में फाउंड किया गया। टूरिज्म, कनाडा इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिज्म। During 2021, Canada accounted for 5.3% of all foreign tourist arrival in India. कनाडा इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट टूरिज्म सोर्स है। 2021 में इंडिया के अंदर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल जितना हुआ उसका 5.3% ट्रेवलर्स जो थे वो कनाडा बेस्ड थे। खालिस्तान इशू बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, इंडिया और कनाडा का बिटवीन खालिस्तान इशू क्या है? The Khalistani separatist movement has been a source of tension between India and Canada for many years. The movement advocated for the creation of an independent Sikh state known as Khalistan, separate from India. The growing influence of Khalistani advocacy in Canada. In recent years, the Khalistani issue has become more prominent in Canada due to the presence of a vocal Sikh diaspora in Canada advocating for Khalistan cause. This is due to rise of social media and the spread of Khalistani propaganda online. India has expressed concern about the influence of Canada-based Khalistan sympathizers and has criticized Canada for not taking stronger action against them. September 2023 escalations, September 2023 escalations के बाद इंडिया और कनाडा के बिटवीन रिलेशंस रैपिड तरीके से चेंज हुए हैं। द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा फ्लेयर्ड अप अगेन ओवर द खालिस्तानी इशू। Canadian Prime Minister accused India for being involved in Sikh separatist assassination, a claim that India vehemently denied. G20 summit, both met only on the sidelines of G20 summit 2023 held in India. During the G20 summit, India held a bilateral meeting with many world leaders but not with Canada. 2023 का G20 summit इंडिया ने हेल्ड किया था। कनाडा और इंडिया का G20 मीटिंग के साइडलाइन यहाँ पर मीटिंग हुआ एंड बायलैटरल मीटिंग इंडिया ने अदर कंट्रीज के साथ किया बट कनाडा के साथ यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग नहीं हो पाया। पॉज इन ट्रेड नेगोशिएशंस, इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैव बीन अगेन पोस्टपोन्ड ड्यू टू द कंसर्न अबाउट प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज। प्रो खालिस्तान एक्टिविटी से रिलेटेड कंसर्न की वजह से इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक पोस्टपोन हो चुके हैं। एम्बेसडर रिमूवल, बोथ इंडिया एंड कनाडा एक्सपेल्ड द सीनियर डिप्लोमेट। 2023 के बाद इंडिया और कनाडा दोनों ने सीनियर डिप्लोमेट्स को एक्सपेल्ड किया है। वीजा इश्यूज, एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जर्ड एक्यूजेशंस एंड ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक टेंशंस, इंडिया हैज सस्पेंडेड द प्रोसीडिंग ऑफ वीजा फॉर कैनेडियन विजिंग टू विजिट इंडिया। इंडिया ने कैनेडियन पीपल जो इंडिया विजिट करना चाहते हैं उनका वीजा प्रोसेस सस्पेंड किया है। Role of Five Eyes and US. The Five Eyes is an intelligence sharing network of Australia, Canada, New Zealand, UK, and US. Canada stated that shared intelligence among Five Eyes partners helped to lead Canada to the assertions made by the Canadian Prime Minister. कनाडा ने जिस तरह से इंडिया को एक्यूज डिक्लेयर किया है इसमें फाइव आइज का रोल रहा है। फाइव आइज एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस का। कनाडा ने स्टेट किया कि फाइव आइज पार्टनर्स के द्वारा उसे कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं जिसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को एक्यूज डिक्लेयर किया था। इंडियाज पर्सपेक्टिव, the ongoing issue has deteriorated the diplomatic relations between India and Canada. India has stated that such unsubstantiated allegations seek to divert attention away from Khalistani terrorists and extremism who have sought refuge in Canada and continue to pose a threat to India's sovereignty and territory.